हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम सर पर। जी हाँ बेटा, ये पार्ट नंबर देखिएगा 332 है ना। हाँ, और ध्यान रखेंगे ये थ्योरी क्लासेज है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 14 से संबंधित ये थ्योरी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। कोशिश करें सभी लोग जरूर देखें। और ये थ्योरी की बेटा जो क्लासेज होती है इन्हें केवल और केवल ओवरऑल समझिएगा, समझने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही 1 से 2 बार देखें तो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पौष्टिक भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियों के बारे में। ठीक है ना। हाँ, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियाँ तो हम निम्न है ना बिल्कुल सामान्य पद्धतियों द्वारा भोजन के पौष्टिक तत्वों में संवर्धन कर सकते हैं। अब विधियाँ कौन सी हैं? तो बेटा वो विधि है संयोजन है, अंकुरण है, या फिर हम कहते हैं किण्वन। किण्वन का मतलब बेटा क्या होता है? खमीरी उठाना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संयोजन की। तो संयोजन के बारे में जानेंगे तो हर एक पॉइंट बेटा आप लोग ध्यान से सुनोगे जरूर जी। और वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तो देखिए संयोजन, कोई एक भोजन हमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक है ना। यानी कि हमें जो बेटा पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो हमें एक किसी भोजन से प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए यही वो कारण है कि हम विविध प्रकार का भोजन खाते हैं। उदाहरण के लिए यानी कि बेटा फॉर एग्जाम्पल, हम रोटी को सब्जियों के साथ तथा चावल को दाल के साथ खाते हैं। हम अपने नियमित आहार में जैसे बेटा सलाद है, दही, छाछ है, चटनी है, अचार है ना, या फिर बोलो तथा पापड़ को भी क्या बोलो शामिल करते हैं। सभी पौष्टिक तत्वों का सेवन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि विभिन्न भोजन समूहों से भोज्य पदार्थ के संयोजन को अपने भोजन में बेटा क्या करना बोलो शामिल करना। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आगे, इसी प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बेटा देखो खिचड़ी है, ढोकला होता है, मिस्सी रोटी, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम विभिन्न भोजन समूह के तत्वों को क्या करते हैं बोलो मिश्रित करते हैं। ठीक है ना। उनका मिश्रण भोजनों का इस प्रकार से संयोजन पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में क्या करता है बोलो सुधार करता है। चलिए आगे देखेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो लिखा है अनाज में विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्लों की कमी होती है। ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा जो अनाज है बेटा ना, इसमें जो है विशिष्ट प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी क्या होती है बोलो कमी। और यह अम्ल जो होते हैं ना बेटा ये दालों में विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। हाँ, जो अमीनो अम्ल है ये दालों में क्या होते हैं विद्यमान होते हैं। जब हम चावल और दाल को मिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि बेटा दूध में होती है। आदर्श रूप में देखें तो अनाजों में कौन, जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, को दालों तथा फलियों है ना बिल्कुल। जैसे देखो अनाजों के तो एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब अनाजों को दालों, फलियों तथा तेली है ना बिल्कुल बीजों जैसे मूंगफली या तिल के बीजों तथा दूध के उत्पादों के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि हमें अपने आहार में प्रोटीन की अच्छी गुणवत्ता जो है प्राप्त हो सके। इसी प्रकार सब्जियों बेटा जैसे पालक है, मेथी है तथा गाजर में विटामिन और खनिज तत्व जो हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें जब आहार में शामिल किया जाता है तो भोजन के पौष्टिक तत्वों में व्यापक संवर्धन होता है। ठीक है ना। हाँ, अब बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा। जी हाँ, लाभ। तो लाभ की बात करते हैं तो क्या होगा, भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना समान
भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूहों से दो भोजनों के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह एक सामान्य बेटा क्या है, तकनीक है जिसका प्रयोग प्रत्येक परिवार में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये संयोजन के बारे में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई और इसके बाद जस्ट आफ्टर हम लोग बिल्कुल बात करेंगे अब अंकुरण की बात करेंगे। ठीक है ना, हाँ अंकुरण की बात कर लेते हैं तो ध्यान देंगे। हाँ जी बिल्कुल अंकुरण के बारे में जानेंगे। तो अंकुरण यानी कि बेटा जर्मिनेशन। तो अंकुरीकरण भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाने की वह विधि है जिसके द्वारा अपने आहार में बिना किसी लागत को बढ़ाए पोषक तत्वों की बेटा जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। किसके द्वारा बोलूँ, अंकुरीकरण में। ठीक है ना, हाँ लागत बेटा कुछ लगती नहीं लेकिन पौष्टिक तत्वों की ध्यान रखेंगे बिल्कुल जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तथा भोजन भी जो है वो जल्दी पच जाता है। अंकुरीकरण केवल साबुत अनाजों एवं साबुत दालों में ही किया जाता है। ठीक है ना, हाँ साबुत जो अनाज होते हैं, जो साबुत दाल होते हैं उन्हीं में किया जाता है। अंकुरीकरण के द्वारा इन अनाजों एवं दालों में भौतिक एवं बेटा रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं तथा यह अधिक क्या होते हैं बोलो, पौष्टिक बन जाते हैं। अब देखिएगा अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमी तथा आर्द्रता की, है ना। सामान्यतः बीजों में जो है आर्द्रता 7 से 10% तक होती है। इतने से बीज बेटा अंकुरित नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। बीज अंकुरित होने के लिए नमी की जो है अधिक आवश्यकता होती है। बीज अंकुरित बेटा तभी होगा जब बीज की कोशिकाओं का जीव द्रव्य पानी से बेटा क्या होगा बोलो, संतृप्त होगा और रासायनिक क्रियाएं जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग बात करेंगे बेटा तापमान की। तो बीजों का अंकुरण एक उचित तापमान पर ही होता है। तापमान बहुत अधिक होने अथवा कम होने पर बीज जो है बेटा वो अंकुरित नहीं होते। बीजों को अंकुरित, है ना बिल्कुल, बीजों के अंकुरित के लिए जो है तापमान जो है 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ठीक है ना, और ऐसा भी होता है बेटा अलग अलग बीजों के लिए जो टेम्परेचर है वो अलग अलग। तो 16 से 24 डिग्री सेल्सियस, 16 से 24 डिग्री सेल्सियस जो है इसके बीच में होना चाहिए। ऑक्सीजन, अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो अंकुरण की क्रिया के लिए ऊर्जा की बेटा आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा बीजों में संचित भोजन का अपचय करके प्राप्त होती है। प्रकार देखिए, अंकुरण के लिए ऐसे बीजों का चुनाव करना चाहिए जो अच्छे स्वस्थ व क्या हो बोलो, परिपक्व हो। अच्छे स्वस्थ व परिपक्व यानी कि मरे गले ना हो बिल्कुल, है ना जी। यदि बीज पुराना है या कम खाद्य सामग्री वाला है तो उसकी अंकुरण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, अर्थात बेटा वो कम हो जाती है। अंकुरण की विधियों की बात करेंगे कि बीज को कैसे बेटा अंकुरित किया जाता है। तो भिगोना, कुल्ले फूटना। तो भिगोना की बात करेंगे तो भिगोना जो है ये अंकुरण की क्या है बोलो, ये अंकुरण की जी हाँ पहली अवस्था है। यह अवस्था पोषण के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, ये अवस्था जो है हाँ जी पोषण के हिसाब से एक महत्वपूर्ण अवस्था है। भिगोने का समय भी बीजों के अंकुरण पर गहरा प्रभाव डालता है। सामान्य तौर पर ध्यान रखेंगे बीजों को 10 से 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। ये टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। हाँ, कुल्ले फूटना, कुल्ले फूटना जो है ये अंकुरण की बेटा दूसरी अवस्था होती है भीगने के बाद, यानी कि जब 10 से 12 घंटे भीग गए एंड जस्ट आफ्टर भीगने के बाद फूले हुए बीजों को एक गीले सूती कपड़े में बांधकर लटका दिया जाता है तथा 10 से 12 घंटे के लिए एक उचित तापमान पर छोड़ दिया जाता है। तो बीजों में क्या है बोलो, कुल्ले फूटने लगते हैं। ठीक है ना, हाँ तब क्या होता है बोलो, तो तब बीजों में जो है कुल्ले फूटने लगते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर देखिएगा लाभ की बात करेंगे। ठीक है ना, हाँ लाभ। तो लाभ क्या है, यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है क्योंकि यह भोजन की लाभ की बात करेंगे तो लाभ क्या है, यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है क्योंकि
कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है वो लोग खंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्वों में वृद्धि भी करता है। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। जी हाँ, तो अगला जो पॉइंट था वो क्या था, बोलो खमीरीकरण, है ना। हाँ, खमीरीकरण कह लो, चाहे बेटा इसे किण्वन कह लो, ठीक है ना। हाँ, किण्वन कह लो, और इसी को बोलते हैं क्या, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो किण्वन जो है वो प्रोसेस है, जी हाँ, वो प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण व बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। दही है, ब्रेड है, ढोकला है तथा इडली किण्वित भोजन के उदाहरण है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। लाभ की बात करेंगे तो जो किण्वन की प्रोसेस है ये भोजन की सुपाच्यता में क्या सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वो प्रोटीन, है ना, वह भोजन के प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। किण्वित भोजन स्पंजी और नरम होता है, जिसके कारण वह भोजन बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो जाता है। आगे इसके बाद देखिएगा, हाँ जी, लिखा है पोषक तत्वों के जैविक मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। प्रोटीन का पोषण जो है मूल्य भी बढ़ जाता है। खमीरीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की। तो खमीरीकरण के लिए एक बेटा उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। खमीरीकरण के लिए उचित जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर यीस्ट की बहुत कम, है ना, बिल्कुल हो जाती है, तथा 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है यीस्ट जो है ये नष्ट होने लगता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसीलिए जो उपयुक्त बेटा तापमान है वो 28 से क्या है 35 डिग्री, ये बिल्कुल ही बढ़िया सा टेम्परेचर है। पीएच की बात करेंगे। खमीरीकरण के लिए भोज्य पदार्थों का अम्लीय होना बहुत ज़रूरी है। खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक, है ना, यस, खमीरीकरण के लिए बेटा सर्वाधिक जो उपयुक्त, ठीक है ना, हाँ, उपयुक्त जो बेटा तापमान है, सॉरी, उपयुक्त जो पीएच मान है, ठीक है ना, हाँ, उपयुक्त जो बेटा पीएच मान है वो 4 से 6 के बीच होता है। आर्द्रता की बात करेंगे। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिएगा टॉपिक नंबर बेटा ये 14 था, और यहाँ पर आई थिंक बेटा बहुत बढ़िया सी जानकारी थी। ये ऐसा वीडियो है, बहुत ज़रूरी होता है इसे आप पूरा देखें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको समझने की आवश्यकता होती है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बेटा नोट भी करना चाहिए। जी, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोट भी करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे निगम सर बेटा 777 चैनल पर एवरीडे रिवीजन की क्लास होती है, ठीक है ना। और हाँ जी, रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे।